हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारा ये सी सेट का लाइव क्लासेस का जो बैच है, अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, अवसर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग इस कोर्स की जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और चाहें तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। सिर्फ 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सवाल आपके मन में है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सभी लोग। इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली और आप लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग करें, ठीक है। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस रिक्वेस्ट को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। फ्रंट पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि मणिपुर में आफ्सपा जो है, दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको 6 पुलिस स्टेशन में दोबारा से इम्पोज किया गया है, दोबारा से लगाया गया है, क्योंकि केंद्र का कहना है, सेंटर का कहना है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो अभी भी वोलेटाइल बनी हुई है। पिछले 1.5 साल से यहाँ पर जो है वो इस तरीके की एथनिक वायलेंस चल रही है और ये अभी भी वहाँ पर वायलेंस हो ही रही है। जो आपको पिछली बार भी मैंने बताया था, 2 समुदाय हैं, वहाँ के 2 ग्रुप्स हैं, दैट इज़ कुकी एंड मैती, उनके बीच में डिफरेंसेस हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, वायलेंस हो रहा है और बड़े स्तर पर वायलेंस हो रहा है। तो कुछ यहाँ पर अफस्पा जो है वो कुछ एरियाज़ में और बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बीच में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मैं आपको एक आर्टिकल जो है वो शेयर करूँगा, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, उसको लेकर एक आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर आइडियाज़ पेज में है। आई विल शेयर इट विद यू एंड आई वांट कि आप इसको पढ़ें और थोड़ा सा अपना जो एक ओपिनियन है वो बनाने की कोशिश करें। तो इशू बेसिकली ये है कि क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ठीक है। तो 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसको शेड्यूल किया गया है, फरवरी मार्च के महीने में होने वाली है और शेड्यूल्ड है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिया का ये कहना है, या इंडिया की जो क्रिकेट टीम है या जो इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, दैट इज़ बीसीसीआई, उसका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले भी ये बात उठी थी कि इंडिया ने ये मांग करी है कि हमारे मैचेस को जो है वो दुबई में शिफ्ट किया जाए, वी वोंट गो टू पाकिस्तान फॉर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा एक आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं, ठीक है, वो क्वालिफाई करती हैं, वो खेलती हैं। तो टूर्नामेंट को छोड़ा भी नहीं जा सकता, उस टूर्नामेंट से विड्रॉ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में खेलने को इंडिया तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया का वही रुख है कि टेररिज्म के साथ, आतंकवाद के साथ कोई और चीज़ नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले कुछ समय से शुरू किया है, जिसमें एक इशू को लेकर 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, मतलब 2 तरफ के व्यूज़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यू ये है जिसमें कहा जा रहा है कि क्रिकेट एंड वायलेंस डोंट गो टुगेदर, ठीक है, कि क्रिकेट और वायलेंस जो है वो एक साथ नहीं हो सकता। मतलब वही बात हो गई कि क्रिकेट की आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे साथ में
और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद या टेररिज्म जो है वो रुक नहीं रहा है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। एक तो व्यू ये है। दूसरा व्यू यहाँ पर ये कहा गया है कि प्ले इन पाकिस्तान इट वीकेंस टेरर, कि पाकिस्तान में आप जाइए, वहाँ पर आप खेलिए, इससे जो है वो जो टेरर है, जो आतंकवाद है, वो कमज़ोर पड़ेगा। ठीक है, इसमें वही लिखा गया है कि अगर हमें पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने हैं तो जो हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे सिनेमा के हों, चाहे ट्रेड के हों, या हज़ारों साल की जो सोशो स्पिरिचुअल हमारी फ्रेटर्निटी थी, जो भाईचारा था, उसके जो हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो ऐसे ही खुलेंगे। वेन एवर वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू एम्ब्रेस इट। उस अपॉर्चुनिटी को आप जो है वो यूज़ करने की कोशिश करें। तो ये यहाँ पर व्यू है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको एक बार इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें, और मैं इस इशू के ऊपर आप लोगों का विचार भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको स्थिति पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं तो मोटा मोटा आपको स्थिति पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके के हैं। तो ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, इसका जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग या सभी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत को, जो पूरा का पूरा सिनेरियो है अभी का, उसमें भारत को क्या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए राज़ी होना चाहिए? शुड इंडिया बी रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान, टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान? ठीक है, या कोई भी और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो, अभी तो खैर बात क्रिकेट की हो रही है, बट इट कुड बी एनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी एज वेल। ठीक है, तो क्या इस तरीके के स्पोर्ट्स अगर पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, तो क्या उसमें भारत को पार्टिसिपेट करना चाहिए या भारत को पाकिस्तान में जाके खेलना चाहिए? येस और नो। ठीक है, और अगर जाना चाहिए तो आपको ऐसा क्यों लगता है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों? ठीक है, दोनों के साथ वाई लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको जो भी लगता है कि जाना चाहिए तो क्यों, और नहीं जाना चाहिए तो क्यों। ठीक है, थोड़ा सा ओपिनियन बिल्डिंग ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस या दीज टाइप ऑफ इश्यूज कैन बी रेज्ड इन फ्रंट ऑफ यू इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, यूपीएससी जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है। वहाँ पर इस तरीके के सवाल या इस तरीके के मुद्दे आपके सामने उठाए जा सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि ये इशू, सपोज़ कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये इशू मान लीजिए जिस समय आप लोगों का इंटरव्यू है उससे उसी उन दिनों चल रहा है, या उससे लगभग 10 दिन 15 दिन पहले या महीने भर पहले अगर ये इशू चल रहा है, तो इट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड कि आपसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसा ऐसा इशू चल रहा है, तो क्या भारत को पाकिस्तान में जाके खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तो व्हाट्स योर ओपिनियन और व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? ठीक है, तो आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, और धीमे धीमे इसी तरीके से अगर आप इस तरीके के आर्टिकल्स को लेकर पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो वहीं से ओपिनियन बिल्ड होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी होती है। इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग से, कोई आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी तरीके से धीमे धीमे आप चीज़ों को लेकर अपनी ओपिनियन बिल्ड करें, और वहीं से चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो इस आर्टिकल को आप लोग एक बार मैं शेयर करूँगा, ज़रूर पढ़िएगा, एंड ट्राई टू गिव मी दी आंसर। जो मैंने आपसे पूछा है कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन पेज पर हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज, जो मतलब एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के लेकर। अब ये बेसिकली बात ये कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ देशों ने कुछ इस तरीके के मेजर्स लिए हैं, कुछ इस तरीके के कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है, जो वैश्विक व्यापार है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है। द आर्टिकल कैन बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन मेंस। ठीक है, मेंस में इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या सवाल हो सकता है, किस तरीके का सवाल बन सकता है, वो मैं भी आपको वो आर्टिकल कवर करने के बाद आपसे डिस्कस करूँगा, बट सवाल बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल है जो आज हमें मेन डिस्कस करना है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। बट इस आर्टिकल पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप 2025 के
यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी प्रीलिम्स, है ना। फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर, सीढ़ी का जो पहला पायदान होगा वो प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स आप जब क्लियर करेंगे देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दी मेंस। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही चीज़ें मिलती हैं ओनली एट 849 रुपीज़। टोटल 91 टेस्ट है। आपको अपनी तैयारी का असेसमेंट करने के लिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो कितने लेवल की हो रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर आपकी स्थिति ठीक है ना, किन टॉपिक्स में, किन सब्जेक्ट्स में, तो वो आप यहाँ से असेस कर सकते हैं इस तरीके की टेस्ट सीरीज से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर एनरोल करें। मैं बाकी कुछ ऑप्शंस भी आपको देता हूँ टेस्ट सीरीज़ के ही। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको ओनली एट 699 में मिल रही है एट प्रेजेंट, जिसमें 81 टेस्ट है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाती है ओनली एट 449 रुपीज़। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें आपको 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज मिलता है तो दैट इज़ बीइंग मेड अवेलेबल टू यू ओनली एट 299 रुपीज़। सिर्फ 299 में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे ओनली एट 249 रुपीज़। तो इनमें से जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर एनरोल करें। सारी की सारी ये जो टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको दिखाई हैं सभी ऑप्शंस ये हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर अगर आपके मन में फिर से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो अगेन यू हैव दिस नंबर, है ना। इस नंबर का आप लोग यूज़ करें 9150449990। इस नंबर पर संपर्क करें, कांटेक्ट करें और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वी विल रिजॉल्व देम। ठीक है, चलिए अब हम लोग उस आर्टिकल पर चलते हैं और उस आर्टिकल की बात करते हैं उसमें क्या लिखा गया है और क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आर्टिकल का टाइटल है जैसे क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हुआ क्या, जो अभी आपको पता है कि COP29 चल रही है ना, अजरबैजान के बाकू में। वहाँ पर क्या हुआ, एक फॉर्मल सबमिशन किया गया है बाय चाइना, इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज़। ठीक है, चाइना, भारत और कुछ और देशों के द्वारा एक फॉर्मल सबमिशन किया गया है। फॉर्मल सबमिशन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मली सबमिट किया गया है। और क्यों किया गया है, टू डिस्कस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ट्रेड मेजर्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ट्रेड मेजर्स यानी कि व्यापार को लेकर जो कदम उठाए गए हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने उठाया है, ठीक है, तो इस तरीके के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मल सबमिशन इंडिया, चाइना और कुछ देशों के द्वारा किया गया। इसकी वजह से जो यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की जो ओपनिंग प्लेनरी थी, मतलब जो ओपनिंग उसका वो होता है, एक तरीके से कह सकते हैं जो डिस्कशंस होते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ कुछ घंटे। मंडे के दिन का इशू है ये। ठीक है, हालांकि ये जो रिक्वेस्ट थी इंडिया, चाइना और बाकी कुछ देशों की तरफ से, इसको असाइड कर दिया गया। फ़िलहाल के लिए इसको ये बोला गया कि इसको अभी बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये इशू जो है इज़ अनलाइकली टू गो अवे। ये मुद्दा जो है ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, देखो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते हैं इस आधार पर, इस ग्राउंड पर कि क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आर एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर मैनी मोर बैटल्स। इससे कई और तरीके की बैटल्स जो हैं वो भी हो सकती हैं एंड रिजल्ट इन ग्रेटर प्रोटेक्शनिज्म एंड डिसरप्शंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। और इससे ये हो सकता है कि जो प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि अपने देश का व्यापार, अपने देश का जो ट्रेड है उसको आप एक्सटर्नल ट्रेड से या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बढ़ सकता है और साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसमें डिसरप्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने लगाया, अभी उसका जिक्र हम लोग करेंगे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो उन्होंने यूज़ किया, लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया, उसकी बात करेंगे। उस तरीके के जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और वो किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, है ना। कंट्रीज़ का कहना है कि हम इनको अपने जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से
इस तरीके के जो प्रोटेक्शनिज़म्स हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो डिसरप्शंस हैं वो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। इसके बाद इसमें आगे ये लिखा है कि इससे कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आ सकते हैं, लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन जो है वो बढ़ सकती है, और साथ ही साथ हायर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ये अडॉप्ट किए जा सकते हैं। एटलीस्ट अडॉप्ट अगर नहीं भी किए जाते हैं तो एटलीस्ट ऐसी उम्मीद तो की जा सकती है। ठीक है, हाउएवर एज इट हैपन्स इन मोस्ट केसेस, countries with limited capabilities and resources might find themselves at a greater disadvantage। तो जैसा ज़्यादातर मामलों में होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है, जिन देशों की कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं, है ना, जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनको कुछ डिसएडवांटेज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो तो इनोवेशंस वगैरह नहीं कर पाएंगे, है ना, वो बहुत तेज़ी से इनोवेशंस नहीं कर पाएंगे, वो बहुत तेज़ी से जो हायर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको कुछ डिसएडवांटेज इन चीज़ों की वजह से हो सकती है। आई होप बात समझ रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखा है, देखो, क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड कर्व्स। अब पिछले साल लास्ट ईयर यूरोपियन यूनियन ने रोल आउट किया अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दैट इज CBAM। इसमें यह कहा गया कि विच टैक्सेस certain products coming in from other countries on the basis of the emissions footprint of their production process। इसमें यह कहा गया कि यूरोपियन यूनियन में जो भी सामान इंपोर्ट किया जाता है और देशों से, ठीक है ना, बात को ध्यान से समझिएगा, यूरोपियन यूनियन में जो भी सामान बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और देशों से आयात किया जाता है, उनके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाएगा। और किस बेसिस पर लगाया जाएगा कि वो जो सामान इंपोर्ट किया जा रहा है उनके प्रोडक्शन के दौरान उन सामान की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कितना एमिशन होता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या उसका एमिशन फुटप्रिंट है, उस आधार पर, उस बेसिस पर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने समझाया है। जैसे मान लो कि जो इंपोर्टेड स्टील है, यूरोपियन यूनियन में स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है और ये किसी ऐसी प्रोसेस से बना है, किसी ऐसी प्रक्रिया से बना है जिसमें एमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं देन द एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर दैट प्रोडक्ट इन यूरोप, कि यूरोप में उस प्रोडक्ट के लिए जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज़्यादा एमिशंस करके ये प्रोडक्ट बना है, और इस तरीके का प्रोडक्ट या इस तरीके का जो स्टील है उसको यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट अगर किया जा रहा है तो इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। दिस इज सिंपल, द मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन जो आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मिल सकता है। मोस्ट सिंपल एग्जांपल था ये, या मोस्ट सिंपल तरीका था इसको समझने का, समझाने का। आई होप समझ पाए आप। अब इसके आगे क्या लिखा है कि CBAM अलाउज करता है जो इंडस्ट्रीज हैं यूरोप में टू रिमेन कम्पिटिटिव। अब देखो कैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाहर का सामान जो इंपोर्ट किया जा रहा है अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली दैट प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टलियर, अ बिट कॉस्टलियर, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो यूरोप की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम्पिटिटिव बनी रहेंगी, क्योंकि उनका प्राइस एज कम्पेयर टू दैट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट विल बी लेस, तो इसलिए वो कम्पिटिटिव बनी रहेंगी, है ना। और साथ ही साथ हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो हैं वो भी मेंटेन यहाँ पर होंगे। तो CBAM के यहाँ पर दो एक तरीके से इन्होंने इसके आप कह सकते हैं फ़ायदे या इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बताए हैं। इट प्रिवेंट्स दीज इंडस्ट्रीज फ्रॉम रीलोकेटिंग देयर प्रोडक्शन टू कंट्रीज वेयर इट माइट बी चीपर ओइंग टू लेस स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स, अ सिचुएशन डिस्क्राइब्ड एट कार्बन लीकेज। अब ये जो प्रोसेस है वो ये भी प्रिवेंट करती है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या ये जो मैकेनिज़्म है वो ये भी प्रिवेंट करती है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसी जगह पर या ऐसे देश में रीलोकेट ना करें जहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा चीपर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा करने से भी ये प्रिवेंट करती है और इस सिचुएशन को बेसिकली कार्बन लीकेज कहा जाता है। ठीक है,
एंड इट इज़ होप्ड दैट ग्लोबल एमिशंस कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ना, CBAM का जो मैकेनिज्म है, इसके तहत ये एक्सपेक्टेड है या ये होप किया जा रहा है कि जो ग्लोबल एमिशंस है वो कुछ कम होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यूरोपियन यूनियन का जो ये CBAM है, इसको लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस भी किए गए हैं। क्या ऑब्जेक्शंस किए गए हैं? देखो, मैकेनिज्म सच एज CBAM हाउएवर हर्ट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। देखो, अब इससे ऑब्वियस सी बात है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने इंपोर्ट का तो सोच लिया, लेकिन जो देश एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया, चाइना, इन देशों की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये देश डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना। तो इनका जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो उतने हाई नहीं हैं लाइक दोज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ऑल। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में जो एमिशंस हैं या जो उसका आप कह सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस का जो एमिशन फुटप्रिंट है वो ज़्यादा है ना। तो अगर ये देश, इस तरीके के देश, मतलब जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर दो देशों का, चाइना और इंडिया, तो अगर इस तरीके के देश जो हैं वो कोई भी प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का करके चाइना में, सॉरी, यूरोपियन यूनियन में भेजते हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर तो वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, और एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि इन देशों का जो सामान है उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये सामान महंगा हो जाएगा तो इसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। फिर यूरोपियन यूनियन जो है वो ऐसे देशों से खरीदने की बजाय और देशों से खरीदेगा, तो इन देशों के तो एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा, है ना। तो दीज डेवलपिंग नेशंस ये कंप्लेन करते हैं कि दैट दे पोज अनफेयर बैरियर्स टू ट्रेड, है ना, कि उनके ऊपर जो है वो एक तरीके से अनफेयर बैरियर लगाया जा रहा है ट्रेड को लेकर, और ये कई सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसके प्रोविजंस का वॉयलेशन है। तो ये बेसिकली जो है दैट इज़ दी बेसिक ऑब्जेक्शन जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर उठाया गया है। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में इस तरीके के प्रोटेक्शंस हैं, सॉरी, इस तरीके के प्रोविजंस हैं दैट सीक टू प्रोटेक्ट, ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्स मेजर्स टेकन टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने को लेकर जो रिस्पॉन्स मेजर्स उठाए जाते हैं उनके जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उससे ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे प्रोविजंस जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में अवेलेबल हैं। फिर पिछले साल जो दुबई क्लाइमेट मीटिंग हुई है, वहाँ के फाइनल आउटकम में भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि दैट मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग यूनिलेटरल वंस should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade। कि जो भी कदम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए लिए जा रहे हैं, चाहे वो यूनिलेटरल हो, यूनिलेटरल मतलब कोई देश अपने स्तर पर अगर कदम उठा रहा है, तो ये एक तरीके से आर्बिट्रेरी और अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन या डिस्गाइज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड का एक मीन्स या साधन नहीं बनना चाहिए। आई होप समझ पाए आप बात, यस और नो। ठीक है, इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि CBAM जो है वो ओवरलुक करता है, वो नज़रअंदाज करता है किसको? डिफरेंशिएशन को, दैट इज़ एम्बेडेड इन द ग्लोबल क्लाइमेट आर्किटेक्चर दैट अलाउज देम टू बी ट्रीटेड डिफरेंट देन द डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, कि CBAM में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। उसमें तो बस ये कह दिया गया कि अगर किसी भी देश से जो सामान इंपोर्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में, अगर वो हमारे इन द सेंस यूरोपियन यूनियन के, अगर वो हमारे एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता या उससे ज़्यादा एमिशन करता है तो इट विल बी टैक्स्ड, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, चाहे वो सामान डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहा हो या डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहा हो। इसका वहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इस बात के ऊपर भी इसका भी पॉइंट उठाया है कि CBAM जो है वो डिफ्रेंशिएशन को ओवरलुक करता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन प्रोसेस होगी उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर होगा।
तो थोड़ा बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ बेनिफिट दिया जाना चाहिए, उनके लिए कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स या जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो थोड़ा सा कम होने चाहिए, है ना। इस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। अब इसके बाद आगे लिखा है जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके एमिशन स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन की तरह ही हैं, उनको तो CBAM जैसे मेजर से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका सामान टैक्स नहीं होगा, उनके सामान के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वही बात मैंने आपको बताई कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके एमिशन स्टैंडर्ड्स या एमिशन नॉर्म्स यूरोपियन यूनियन की तरह ही हैं, तो वो तो जो सामान अपना बनाएंगे यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करेंगे, यूरोपियन यूनियन सामान को इंपोर्ट करेगा, तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए उनका सामान जो है वो यूरोपियन मार्केट में, यूरोप की बाज़ार में ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये लिखा गया है कि CBAM का जो नेट इफेक्ट है वो क्या है, डेवलप्ड वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होना। आई होप समझ गए बात आप, ये पूरी चीज़ क्लियर है, ठीक। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं उनके बिहाफ में, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी है, उनके बिहाफ में चाइना ने एक रिक्वेस्ट की थी कि इन इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया जाए। लेकिन मतलब अभी जो मैंने आपको शुरुआत में लाइन बताई, इस इशू को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन यूरोपियन यूनियन और कुछ और देशों की तरफ से इसका भारी विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ, और ये प्रपोज़ल जो है वो फ़िलहाल दैट इज़ बीन पुट ऑन द बैक बर्नर, यानी कि फ़िलहाल के लिए ये प्रपोज़ल जो है वो साइड हो गया। इस प्रपोज़ल के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं होगा। अब इस तरीके के सिमिलर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें यह लिखा गया है कि CBAM जो है वो पहला ऐसा ट्रेड मेजर नहीं है, है ना, विच इज़ लिंक टू क्लाइमेट चेंज, लेकिन प्रोबेबली इट इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल सो फार, अभी तक का सबसे ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है और ग्लोबल इंपोर्ट्स का 15% अकाउंट करती है, मतलब जितना भी इंपोर्ट्स होते हैं उसमें से 15% इज़ इम्पोर्टेड बाय यूरोपियन यूनियन। अब CBAM जो है वो अभी सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ गुड्स, यानी कि कुछ सामान के ऊपर लगता है, जैसे कि जिनमें एमिशन ज़्यादा होता है ना, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम या सीमेंट। लेकिन आने वाले समय में, ये आने वाले सालों में इसको और नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर भी एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये भी लिखा है कि अदर कंट्रीज़ जो हैं, जो और देश हैं, वो भी टेम्प्ट हो सकते हैं कि इस तरीके के और रेगुलेशंस जो है वो लगाए जाएं वहाँ भी, उन देशों में भी। तो यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि वो अपने वर्जन्स, ठीक है, CBAM का अपना वर्जन जो है उसको लेकर विचार वहाँ पर चल रहा है कि मतलब वो भी इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ नॉन टैरिफ ट्रेड मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे कि कई सारे जुरिस्डिक्शंस इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन ये ऐसे प्रोडक्ट्स को के इंपोर्ट को बैन करते हैं जो इलीगली हार्वेस्टेड फॉरेस्ट से बने हैं, ठीक है। उस तरीके के सामान को ये इंपोर्ट नहीं करते, उसके इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने बैन लगाया हुआ है। इसके बाद जो इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं इन द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट टू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी क्लाइमेट रिलेटेड नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बाद प्रोटेक्शनिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, इट इज़ बीइंग एक्सेलरेटेड। तो इसको लेकर ये लिखा गया है कि क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो एक्सेलरेटिंग अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की जो प्रक्रिया है या जो क्लाइमेट चेंज है अपने आप में, वो प्रोटेक्शनिज्म की प्रोसेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ा रहा है, देखिए, दैट इज़ ड्रिवन बाय सेवरल अदर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कंसिडरेशंस। मतलब हो ये रहा है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो कंट्रीज़ हैं वो अपने जो बाकी स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक उनके कंसिडरेशंस हैं वो उसको फुलफिल कर ले रहे हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शनिज्म जो है उसको बढ़ा रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज के नाम पर, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर जो US प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो जो इम्पोर्टेड गुड्स होगा उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। खासकर इन्होंने ये कहा है कि चाइना के ऊपर, जो चाइना से जो भी सामान इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर जो टैरिफ रेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो क्लाइमेट इम्पेरेटिव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है।
ये चीज़ का कोई क्लाइमेट से लेना देना नहीं है, लेकिन इट डज प्ले ऑन यूएस फियर्स अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। लेकिन ये जो यूएस का एक डर है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, उसकी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना में जो रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई चेन्स हैं उसका कंसंट्रेशन चाइना में बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो अमेरिका है वो चिंतित है, वो डरा हुआ है ना, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। तो इसीलिए उसने ये कह दिया कि चाइना से जो भी सामान आएगा, जो भी इंपोर्ट हम लोग करेंगे, यूएस चाइना से जो भी इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। तो इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि चाइना से जो भी सामान आएगा अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, है ना। यही इसका नुकसान है, या यही इसका इम्पैक्ट है, कह सकते हैं। इनफैक्ट जो डोमिनेंस है चाइना की इन द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, that is like solar, wind, batteries and critical minerals far exceeds that of oil producing countries in the fossil fuel era। यानी कि आज की डेट में चाइना का जो इस तरीके के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज हैं विच इज़ रिलेटेड टू न्यू एनर्जी, है ना, चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इतना डोमिनेंस तो फॉसिल फ्यूल के एरा में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे उनका भी नहीं था, जितना आज की डेट में चाइना का इन चीज़ों को लेकर बढ़ गया है। This too has been facilitated by climate change that is forcing a global energy transition। अब ये चीज़ भी ऑब्वियस सी बात है कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, है ना, और वो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। अब साथ ही साथ जो कोविड-19 के दौरान एक्सपीरियंस किया गया, इसकी वजह से भी वर्ल्ड जो है, जो दुनिया है, वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस और डिस्ट्रस्टफुल हो गई है ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, स्पेशली जो कि एक कंट्री या दो कंट्री में सीमित हैं, कंसंट्रेटेड हैं। इसकी वजह से अब आज की डेट में एक ट्रेंड बढ़ रहा है कि ज़्यादातर देश जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो की रिसोर्सेज और प्रोडक्शन है उसके ऊपर उनका कंट्रोल बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ताकि अगर इस तरीके की कोई ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर ना पड़े। इवन दो दिस गोज अगेंस्ट द लॉजिक ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर टू अदर्स विच कैन बेनिफिट एवरीवन, ठीक है। तो हालांकि ये इस लॉजिक के अगेंस्ट जाता है, बट फिर भी वो ये चाहते हैं कि आज की डेट में जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज और प्रोडक्शन है उसका कंट्रोल उनके पास आ जाए। इट माइट स्टिल बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, अभी भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आप इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक क्लोथ्स, फुटवेयर और सिंपल टॉयज़, उनको आप इन सिद्धांतों के ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें जो है वो स्क्रूटनी इनकी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर एक एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लाइमेट के द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई फरवरी के महीने में, उसमें ये कहा गया कि CBAM जैसे जो मेजर्स या कदम उठाए गए हैं, इनका जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने को लेकर इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मिनिमल इम्पैक्ट होगा कंपेयर टू सम अदर एमिशंस ट्रेडिंग ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। कुछ और एमिशन ट्रेडिंग ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन इस चीज़ों से बहुत कम होगा। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है वो एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ देती है कंट्रीज़ को टू मीट देयर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। वही मैंने आपको बताया कि देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या या जो क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस है या जो संकट है उसके नाम पर वो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइमेट डिसरप्शंस टू ट्रेड, इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है वो अपने ग्लोबल ट्रेड को, जो वैश्विक व्यापार है, उसको रीशेप कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स जिनका फुटप्रिंट ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, वहाँ पर आज की डेट में रिस्क है फ्रॉम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड फेरोसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इंड्यूस बाय क्लाइमेट चेंज। तो वहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो उसका खतरा बना हुआ है। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो लार्ज स्केल इकोनॉमिक लॉस है या जो सप्लाई में डिसरप्शन होता है इन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, इनकी वजह से हो क्या रहा है कि जो देश हैं वो अपनी डिपेंडेंस इस तरीके के नेटवर्क के ऊपर, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, उसके ऊपर कम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंट्रीज़ जो हैं वो एनकरेज हो रही हैं किस चीज़ के लिए, नियर शोरिंग के लिए। नियर शोरिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन को अपने घर के नज़दीक रखना, ठीक है, यानी कि आप किसी ऐसे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का विच इज़ नियर टू योर होम कंट्री, ठीक है, या तो नियर शोरिंग को लेकर एनकरेज हो रहे हैं
या रीशोरिंग को लेकर एनकरेज हो रहे हैं। रीशोरिंग का मतलब है कि मूविंग प्रोडक्शन बैक होम, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो अपने देश में ही करना चाह रहे हैं, ताकि उनकी जो डिपेंडेंस है ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर वो कम हो जाए, है ना, क्योंकि अदरवाइज अगर डिसरप्शन आता है तो फिर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो यहाँ पर से जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है, सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड मेजर्स हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग और हाउ दे आर रीशेपिंग द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, कि किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन संबंधी, या आप कह सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड को रीशेप कर रहे हैं, या किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित कर रहे हैं। हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द ग्लोबल ट्रेड, वो वैश्विक व्यापार को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो उसमें आप इस आर्टिकल के जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, CBAM को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बिकॉज अभी रिसेंटली इस तरीके का जो मेजर उठाया गया है, जो कदम लिया गया है वो वही है। तो उसका एग्जाम्पल लेते हुए, उसका रेफरेंस लेते हुए कि कैसे उससे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ खुश नहीं हैं, है ना, क्योंकि उसमें एक तरीके से जो डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं है ना, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। साथ ही साथ किस तरीके से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहा है ना, उनकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ रही है, और वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो दे आर एट अ डिसएडवांटेज, है ना। तो उस तरीके की बातें आप लोग लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि इस चीज़ों की वजह से, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस की आड़ में जो देश हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक और जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। लाइक जो प्रोटेक्शनिज्म की मैंने बात करी, है ना, इसमें आप जो अमेरिका का एग्जांपल है कि जिसमें ये कहा गया है कि वो चाइना के ऊपर, जो चाइना से जो भी सामान इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर हायर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, तो उसका क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जैसे बताया गया कि अमेरिका की जो चिंता है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, क्यों, क्योंकि चाइना में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर अमेरिका चिंतित है, अमेरिका डरा हुआ है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, और चाइना की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यू एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो रिन्यूएबल्स ये आपके विंड हो, है ना, चाहे वो बैटरीज हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो, उसको लेकर चाइना का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको लेकर जो देश हैं, जो दुनिया है, मतलब दुनिया के जो बाकी देश हैं वो इससे डरे हुए हैं। ठीक है, कि अगर सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन चाइना के पास हो जाएगी, सारे रिसोर्सेज की, तो कल की डेट में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो होगा क्या, वी विल बी डिपेंडेंट ऑन चाइना पूरी तरीके से, है ना। तो फिर चाइना जो है वो अपने हिसाब से पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड को चला सकता है कि नहीं है, बात समझ पा रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके के आर्टिकल का आप लोग यूज़ करके यू कैन राइट एन, आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। दी ओनली थिंग इज़ कि किस पॉइंट को किस तरीके से लिखना है, हाउ यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को या किसी भी बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, खेल सिर्फ उस बात का है। ठीक है, आपको पूरी की पूरी कहानी के रूप में भी चीज़ें नहीं लिखनी है, यू हैव टू राइट इट इन शॉर्ट, यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट्स, बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन 15 मार्क्स 250 वर्ड्स का जो है वो बन सकता है, और उसके ऊपर आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर, आप इसको इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पर देशों के संबंध को लेकर भी बात हो रही है, तो आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो इट कैन बी, अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन GS पेपर 2 अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो, और इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन GS पेपर 3 इकोनॉमी अगर इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो। आई होप क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं। चलिए, तो यही आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया कि आज वी हैव टू डिस्कस, तो इसको डिटेल में हम लोगों ने देखा, और यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने आपको बताया, एंड हाउ टू राइट द आंसर टू दैट।
वो भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से दिया है। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल था। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स विल बी द फर्स्ट स्टेप। और प्रीलिम्स की अपनी तैयारी को का आकलन करने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए यू मस्ट हैव अ टेस्ट सीरीज ऑफ दिस सॉर्ट, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक ही साथ मिल रही हैं। ठीक है, तो 849 में अवेलेबल करा रहे हैं आपको जीएस, करंट अफेयर, सी सेट। अगर आप लेना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी ओनली एट 449। सिर्फ अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हैं तो वो आपको 299 में मिल जाता है। और अगर आप सी सेट की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ 249 में है। सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। आप इनको ज़रूर जो भी चाहें, जिसमें भी चाहें, एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर, तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, दैट इज़ 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट करें। योर डाउट विल बी सॉल्व्ड इन अ लीस्ट पॉसिबल टाइम। और बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये सेशंस देख रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग करें। थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी फाइनेंशियली, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट वो सेशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए हमें आपके साथ, आपका सहयोग और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करते रहें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, या जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है आज ओपिनियन बेस्ड, उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और सभी लोग दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, इस चैनल को। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या सिंपल आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ से भी ज्वाइन कर पाएंगे। और या फिर एक और मेथड है, यू कैन सिंपली स्कैन दिस QR कोड। आप सिंपली इस QR कोड को स्कैन करें, इसके थ्रू भी आप लोग जो है वो इसको एनरोल, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।